सो यहाँ हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो एनिमल्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में हमने देख लिया कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू हार्ट विद द हेल्प ऑफ ब्लड। अब प्लांट्स के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है वो यहाँ देखेंगे। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसाइज energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. The other kinds of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. For plant, the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. If the distance between soil contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body. But if these distances become large because of changes in plant body design, diffusion processes will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. A proper system of transportation is therefore essential in such situations. अब यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको समझाया जाए कि आपको पता है कि जो प्लांट्स रहते हैं उनके जो पत्ते रहते हैं, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, पिछले वीडियोस के अंदर भी समझ चुके हैं, पिछली क्लासेस के अंदर भी, जो पत्ते रहते हैं हमारे लीव्स जो रहते हैं, उन लीव्स के द्वारा ही लीव के अंदर क्लोरोफिल होती है और यही सनलाइट के कांटेक्ट में आके खाना बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं और यही एनर्जी जो है पूरे प्लांट तक पहुंचाई जाती है। अब आपको पता है जो रूट्स होती हैं, रूट्स हमारे सॉइल के, ये समझिए सॉइल है, इसके अंदर हमारी रूट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या होता है, सॉइल जो है सनलाइट वगैरह सब कुछ ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेकर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा एनर्जी तो ऊपर बना दी जाती है लीव्स के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। लेकिन प्लांट को ग्रोथ के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि खासकर हम बात करें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बहुत सारे दूसरे मिनरल्स भी होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से। अब सॉइल जो है, ये ऑर्गन जो सॉइल के कॉन्टैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये रूट्स जो हैं वो सॉइल के कांटेक्ट में होती हैं, इसीलिए ये जो रूट्स हैं, रूट्स जो हैं ये सॉइल से इन मिनरल्स को, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या फिर दूसरे मिनरल्स हैं, इनको लेकर प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाती हैं ताकि प्लांट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकें। अब अगर यहाँ पर जो मिनरल्स पहुँचे हैं, यहाँ पर जो रूट्स के द्वारा ऑब्जॉर्व किए गए हैं वो मिनरल्स और जो एनर्जी यहाँ पर बनाई गई है लीव्स के अंदर, अब ये जो है ये पूरे प्लांट के पार्ट तक पहुँचनी चाहिए, इंक्लूडिंग रूट्स ऑल्सो। और जो मिनरल्स रूट्स ने ऑब्जॉर्व किए हैं वो भी पूरे प्लांट के पार्ट तक पहुँचनी चाहिए, यानी कि टॉप मोस्ट पार्ट से लेके बॉटम मोस्ट पार्ट तक, यानी कि रूट से लेके टॉप तक। लेकिन आपको पता है जब प्लांट स्टार्टिंग में जब हम लगाते हैं प्लांट तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका साइज़ बढ़ने लगता है। जब बड़े बड़े पेड़ों को आप देखो तो उनकी हाइट लगभग 30-30 फुट, 40-40 फुट जैसी हो जाती है हाइट। अब ऐसे में यहाँ से लेकर टॉप मोस्ट पार्ट से लेकर लोवेस्ट मोस्ट पार्ट तक अगर हम बात करें तो वहाँ तक जो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, जिसमें एनर्जी भी हो गई या फिर जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए मिनरल्स हो गए वो, तो इसके लिए जो है एक डिफरेंट हमें सिस्टम चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि डिफ्यूजन के द्वारा ये पॉसिबल नहीं होता। डिफ्यूजन मैंने आपको कल समझाया था कि डिफ्यूजन क्या होता है, जब रूट्स के अंदर प्रेशर हाई होता है, पानी का वाटर प्रेशर हाई होता है और ऊपर लीव्स जो है वहाँ पर प्रेशर लो होता है। किसका मैं बात कर रहा हूँ, वाटर की। सपोज तो रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया, ऊपर लो हो गया प्रेशर तो नीचे से पानी ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, ऊपर लो हो गया, इस कारण से उसने सक कर लिया पानी को। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहना। लेकिन इतनी ऊंचाई पर यानी कि लो प्रेशर, कभी आपने देखा है कि आप पानी नीचे रख दो और ऊपर हाथ करो अपनी, मतलब 5 फुट हाइट तक या 2 फुट हाइट तक भी पानी नहीं जाएगा लो प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पर एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें चाहिए जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सके फ्रॉम लोअर टू अपर पार्ट। तो वो कैसे होता है वो हम यहाँ आगे देखने वाले हैं। भाई ऐसा कौन सा ऑर्गन है प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट
body designs. Plants do not move, and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have low energy needs. And can use relatively slow transport system. The distances over which transport systems have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. अब बात की जाए एनर्जी नीड्स की, तो बॉडी डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरह की एनर्जी चाहिए, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी अलग अलग चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर जो प्रोपोर्शन में डेड सेल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादातर डेड सेल्स पाए जाते हैं। अब डेड सेल्स के होने के कारण जो प्लांट्स के अंदर एनर्जी की नीड जो रहती है वो काफ़ी कम रहती है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको नहीं चाहिए होती है, बिकॉज डेड सेल्स होने की वजह से उनको एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन लंबा होने की वजह से स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी वहाँ पर कारगर रहते हैं, कि कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी हाइट 40-40 फुट होती है, 35-35 फुट होती है, तो यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं बात करूँ आपको फुट के हिसाब से बताने की, तो आपका जो घर का रूफ है वो 10 फीट ऊंचा होता है, तो अगर आपकी 2 मंजिलें बनी हुई है तो 20 फुट हो गया, और 3 मंजिलें बनी है तो 30 फुट हो गया, यानी कि आप ग्राउंड फ्लोर से तीसरी मंजिल तक छत पर एकदम पहुँचा सकेंगे पानी या कोई भी चीज़ नहीं। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। लेकिन प्लांट्स के अंदर डेड सेल होने की वजह से अगर वो प्रोसेस स्लो हो तो चलेगा, लेकिन होना तो पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना तो चाहिए। हाँ, एनर्जी नीड्स कम होने की वजह से अगर वो प्रोसेस स्लो होगा, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो होगा, धीमा होगा तो चलेगा। अब इसमें क्या है आगे देखिए, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. One, the xylem, moves water and minerals obtained from the soil. The other, phloem, transports products of photosynthesis from leaves where they are synthesized to other parts of the plant. अब यहाँ पर जो कंडक्टिंग टिश्यू है उसके लिए बताया गया दो इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू। जैसे हम लोग हमारी बॉडी के अंदर बात करें तो कैसे ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वैसे ही अगर हम देखने जाएं प्लांट्स, तो उनके अंदर दो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो है वो क्या है और फ्लोएम जो है वो क्या है। जाइलम जो है वो कैसे काम करता है मैं आपको वो भी समझाता हूँ अभी। जाइलम जो क्या है वो क्या करता है, अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एक बड़ा सा पेड़ है जो मैंने यहाँ पर बनाया आपके सामने, बड़ा एक ट्री है। इट इज़ लैक ऑफ स्पेस की वजह से मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो दोनों टिश्यूज़ हैं, जाइलम जो है वो क्या करता है, वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब जो वाटर होता है या अदर मिनरल्स होते हैं वो जाइलम की मदद से अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं। यानी कि जाइलम जो है वो रूट से मटेरियल यानी कि मिनरल्स की बात करें या फिर वाटर की बात करें, वो ऊपर अलग अलग पार्ट के टॉप मोस्ट पार्ट तक ले जाने का काम करता है कौन, जाइलम। जबकि फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, वो ऊपर से यानी कि जो लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो एनर्जी पैदा की जाती है, जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, फ्लोएम जो है वो उनको ऊपर से ईच एंड एवरी पार्ट नीचे तक लाने का काम करता है, यानी कि इंक्लूडिंग द रूट्स। तो फ्लोएम और जाइलम जो हैं ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब इनकी वर्किंग की बात करें, दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जाइलम जो है वो नीचे से यानी कि रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए मिनरल्स और वाटर को बाकी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है वो लीव्स के द्वारा बनाए गए खाने को नीचे, एनर्जी को नीचे तक ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में। इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड। अब जाइलम टिश्यू की बात करें तो इसमें अब यहाँ पर जो भी हम नाम ले रहे हैं बेटा, ये सब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है। अगर आप प्लांट सेल को देखेंगे, प्लांट टिश्यू को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी इन दैट पिक्चर। तो जाइलम टिश्यू जो है उसके अंदर वेसल्स, ट्रकियार्ड्स ऑफ रूट्स, फिर स्टेम्स एंड लीव्स,
ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड रहती हैं किसके साथ? जाइलम टिश्यू के साथ, टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. At the root, cells in contact with the soil actively take up ions. This creates a difference in the concentration of these ions between the roots and the soil. अब होता क्या है यहाँ पर फिर से बताया गया कि अब ये जाइलम टिश्यू है वो अलग अलग पार्ट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है. इससे क्या होता है? कंटिन्यूस चेन बन जाती है. जैसे कि समझो कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ से डायरेक्ट चीज़ इतनी दूर नहीं जा सकती, फेंकी जाएगी तो शायद टूट सकती है गिर के. तो अगर इसके बीच में 2 लोग और खड़े कर दें हम लोग, तो क्या होगा? एक चेन बन जाएगी कंटिन्यूस की, यहाँ से हमने यहाँ पहुँचा दिया और ये. तो इसी प्रकार से एक चेन बना देते हैं, चैनल बना देते हैं, ताकि ईच एंड एवरी पार्ट जो है प्लांट का वो कनेक्टेड हो जाए जाइलम से, ताकि वहाँ पर वाटर को कंडक्ट किया जा सके. और जो रूट्स की बात बताएगी, अब क्या होता है कि जो पेड़ है हमारा, जो पौधा है, उसकी जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं? वाटर लेती हैं नीचे से, सॉइल में से वाटर लेती हैं. अब होता क्या है, सॉइल जो है उससे हमारी जो रूट्स हैं वो कंटिन्यूसली वाटर लेती रहती हैं, ठीक है. यानी कि यहाँ पर वाटर होता है ज़्यादा, क्योंकि सॉइल जो है उसके अंदर तो बहुत पानी है भी नीचे, लेकिन रूट्स जो हैं वो पानी लेती हैं और वो पानी ऊपर पहुंचता रहता है थ्रू जाइलम. तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होता रहता है. जब यहाँ से पानी, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, देखिए, क्योंकि पानी तो बहुत ही ज़्यादा है ज़मीन के अंदर. अब हाई प्रेशर की वजह से जो रूट्स है उसके अंदर प्रेशर कितना कैसा है? लो है, क्योंकि पानी जो इसके अंदर आता भी है वो ऊपर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू. तो जाइलम जो है एक तरह से देखें तो कंडक्टिंग टिश्यू है, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और दूसरे मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल के अंदर से, रूट्स के हेल्प से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक. तो आपको ये दोनों के अंदर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आपको एक याद कर लेना कि जाइलम क्या है या फ्लोएम क्या है. तो जाइलम जो है वो रूट से कनेक्टेड है, रूट से वो ऊपर की तरफ जाता है. जाइलम मतलब रूट से कनेक्टेड टिश्यू. तो ऑब्वियसली जो फ्लोएम है वो ऊपर से नीचे लाएगा. तो यहाँ पर लो कंसंट्रेशन, जब यहाँ से पानी ऊपर बार बार जाता रहेगा तो इसके अंदर कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, और यहाँ पर हाई है, तो इसलिए पानी जो है वो कंटिन्यूसली सॉइल से रूट्स तक बहता रहता है, जाता रहता है. वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल. जैसे कि यहाँ बताया गया, देखिए वाटर जो है वो रूट्स में मूव करता रहता है सॉइल से, टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस. यानी कि जो डिफरेंस क्रिएट होता रहता है, ये हमारी सॉइल है और ये हमारी रूट्स हैं. तो रूट्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम होता रहता है, इसलिए इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए पानी जो है वो सॉइल से वहाँ हमेशा जाता रहता है कंटिन्यूसली. दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम. तो हम कह सकते हैं कि पानी का मूवमेंट जो है वो रूट के अंदर कंटिन्यूसली होता रहता है, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड. तो इस प्रकार से चेन बन जाती है, एक चैनल बन जाती है, जो धीरे धीरे पानी जो है ऊपर की तरफ पुश होता रहता है. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. Plants use another strategy to move water in the xylem upwards to the highest points of the plant body. अब यहाँ पर ये जो अगर हम बात करें सिर्फ जाइलम की, कि जाइलम ही सिर्फ ऐसा करेगा, तो वो करता तो है जाइलम ऐसा, लेकिन दिस इज़ नॉट एवरी टाइम इनफ. क्योंकि जो ये प्रेशर है ये सिर्फ इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हर बार ये पानी को ऊपर पहुंचा सके, और ख़ासकर बड़े बड़े पेड़ों के अंदर, बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर. तो ऐसे में कई बार कुछ और जो है वो स्ट्रेटजीज़, कुछ और भी तरीके चाहिए होते हैं जिससे हम इनको आगे पहुंचा सकें हाईएस्ट पार्ट तक. वो क्या होता है वो भी देखेंगे. अब provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessel in the leaf. In fact, evaporation of water molecule from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from xylem cells of roots. The loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. अब यहाँ पर जो एक और बताया गया है, जो ऐसा मेथड जिससे प्लांट को हेल्प मिलती है वाटर सक्शन में. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पानी है, ये देखिए पेड़ की जड़ें हैं थी. अब सॉइल के अंदर पानी जो है वो यहाँ पर लो प्रेशर होने की वजह से वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है. अब पेड़ के जो पत्ते हैं, आपको पता है धूप के कारण पत्तों के ऊपर जब धूप गिरती है, पत्तों के अंदर पानी तो होता ही है, वो गीले होते हैं. आप पत्तों को कभी भी तोड़ेंगे तो उनके अंदर वाटर मिलेगा आपको, वेट होते हैं वो. तो ये जो
पत्ते जो हैं जब ये इसके ऊपर रोशनी गिरती है सूरज के कारण, धूप गिरने के कारण यहाँ पर इवेपोरेट होता है पानी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? ट्रांसपीरेशन। ये आपको याद रखना है। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पर जो ट्रांसपीरेशन होता है, तो आप जानते हैं कि पेड़ के ऊपर तो बहुत सारे हज़ारों सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में पत्ते होते हैं। तो ये जो पत्ते जो हैं, जब पत्तों में से ट्रांसपीरेशन होगा तो ऊपर जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ऊपर। जब ऊपर का पानी कंटिन्यूसली उड़ता रहेगा, यानी कि एवापोरेशन के द्वारा उड़ता रहेगा कंटिन्यूसली धीरे धीरे, तो क्या होगा? पानी ऊपर उठने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होगा, और लो प्रेशर क्रिएट होने से यहाँ से एक सक्शन क्रिएट होगा, यानी कि सक किया जाएगा पानी को ऊपर पत्तों के द्वारा। तो एक लो प्रेशर, देखिए यहाँ लो प्रेशर, फिर रूट्स के अंदर लो प्रेशर, सॉइल के अंदर हाई प्रेशर। तो हाई से यहाँ से वाटर पुश किया जाएगा रूट्स में, रूट से जाइलम के हेल्प से ऊपर, और पत्ते जो हैं उनके अंदर से पानी की कमी, ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो पानी की कमी हुई है इस कारण से ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो एक सक्शन क्रिएट होगा, एक सक किया जाएगा पानी को ऊपर की तरफ। तो सक्शन क्रिएट होगा, तो जिससे पानी जो है ऊपर की तरफ थोड़ी तेज़ी से बहेगा। तो इस प्रोसेस की हेल्प से जाइलम जो है वो इस प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, और पानी जो है वो टॉप मोस्ट पार्ट्स तक भी पहुंच सकता है, खासकर हाई ट्रीज़ के अंदर, हाई प्लांट्स के अंदर, जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा होती है। दस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ट्रांसपिरेशन जो वो हेल्प करता है वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। इससे टेम्परेचर भी बना रहता है। टेम्परेचर कैसे बना रहता है कि जो पेड़ हैं, आपने नोटिस किया होगा कभी कभी जब आप कहीं दूर से आ रहे हैं जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, और आप बाइक से या पैदल चलकर आ रहे हैं, और जब आप पेड़ों के आजू बाजू पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी ठंडक मिलती है। तो वो ठंडक होती है बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन, क्योंकि जो पानी है वो उड़ रहा है, यहाँ पर इवेपोरेशन के द्वारा पानी उड़ रहा है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा। तो इसलिए पेड़ों के आजू बाजू आपको पानी मिलेगा, जिससे आपको वहाँ पर ठंडी हवा महसूस होगी। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। During the day, when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. अब दिन के समय जब स्टोमेटा ओपन होता है, जब धूप ज़्यादा होती है, और उस समय सक्शन ज़्यादा क्रिएट होता है, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, और ज़्यादा पानी ऊपर की तरफ पहुंच सकता है दिन के समय में। तो इस प्रकार से जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन हमने देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि जाइलम जो है वो किस प्रकार से मूवमेंट करता है, हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। So far we have discussed the transport of water and minerals in plants. Now let us consider how the products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant. तो हमने देखा कि पानी का मूवमेंट और मिनरल्स का मूवमेंट कैसे रूट से ऊपर की तरफ होता है जाइलम की मदद से। अब जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की गई है, जो भी खाना बनाया गया है पेड़ पौधों के द्वारा, वो कैसे लोअर पार्ट्स तक पहुंचता है वो भी देखेंगे। हमने ये तो देख लिया कि उसके लिए जो कंडक्टिंग टिश्यू रहता है वो तो हमको पता है कि फ्लोएम होता है, लेकिन उसके अलावा जैसे यहाँ पर ट्रांसपिरेशन ने हेल्प की, वैसे और कौन सी चीज़ वहाँ मदद करती है वो देखते हैं। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन द पार्ट्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। अब ये जो प्रोसेस है जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उनको नीचे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुँचाना, इसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। तो ये चीज़ आपको पूरी पता होनी चाहिए कि ट्रांसलोकेशन क्या है, और इसको किसकी मदद से किया जाता है? फ्लोएम। तो ट्रांसलोकेशन पूछा जाए अगर वन सेंटेंस के अंदर कि व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, तो जो फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो प्रोसेस के दौरान जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको प्लांट के अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। Besides the products of photosynthesis, phloem transport amino acids and other substances. अब प्लांट प्रोडक्ट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स के अलावा अमीनो एसिड्स और कुछ और सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। These substances are especially delivered to the storage organs of roots, fruits and seeds and to growing organs. ये जो सब्सटेंसेस अमीनो एसिड्स और दूसरे सब्सटेंसेस ये ज़्यादातर कहाँ पहुँचते हैं? रूट्स तक पहुंचते हैं, फ्रूट हो गया, सीड्स हो गया, और ग्रोइंग ऑर्गन्स जो बढ़ते हुए ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, वहाँ तक पहुंचाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब
with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction. अब फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है ये सीव ट्यूब्स के द्वारा होता है। ये ट्यूब्स होती हैं जो कि अपवर्ड और लो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ मूवमेंट करती हैं। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. अब जाइलम में कैसे होता था, आपने देखा था कि फिजिकल फोर्स कि नेचुरली वो लो प्रेशर क्रिएट होता था, ऐसा इसकी वजह से मूवमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर यानी कि जो ट्रांसलोकेशन है वो फ्लोएम में वो एनर्जी के द्वारा की जाती है, यानी उसमें एनर्जी चाहिए। यहाँ पर लो प्रेशर हाई प्रेशर नहीं, एनर्जी चाहिए। Materials like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. अब यहाँ पर सुक्रोज जो मटेरियल जो रहता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है फ्लोएम के अंदर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि मैंने आपको कल भी इसका फुल फॉर्म बताया था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसकी मदद से जो सुक्रोज है वो ट्रांसफ़र किया जाता है फ्लोएम में। This increases the osmotic pressure of the tissue causing water to move into it. अब इससे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, किसका, उस टिश्यू का फ्लोएम टिश्यू का जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो इससे पानी उसके अंदर मूव करेगा। दिस प्रेशर मूव्स द मटीरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। अब इस प्रेशर से जो फ्लोएम के अंदर का मटीरियल है वो टिश्यू में चला जाएगा जो कि कम प्रेशर वाला है। अब देखिए हमारा जो सीधा जहाँ पर मतलब है कहने का ये है कि सपोज दिस इज़ योर कंडक्टिंग टिश्यू जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम, ये आपका फ्लोएम है। अब फ्लोएम के अंदर जब प्रेशर बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा, फ्लोएम के अंदर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कैसे होगा, बिकॉज ऑफ द ATP के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, तो फ्लोएम के अंदर प्रेशर बढ़ गया। अब ये है हमारा टिश्यू के अंदर लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर होने की वजह से फ्लोएम से जो भी सब्सटेंसेस है वो टिश्यू में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दिस अलाउज फ्लोएम टू मूव मटीरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। फॉर एग्जांपल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट्स और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। अब अलग अलग समय पे पेड़ों की अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है और उसके हिसाब से ही ये मूवमेंट होता है। जैसे कि स्प्रिंग सीजन के अंदर रूट्स और स्टेम्स जो हैं उनके अंदर शुगर जो स्टोर्ड होती है रूट्स और स्टेम्स के अंदर, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बर्ड्स तक, कलियों तक, जिनको एनर्जी चाहिए ग्रो होने के लिए स्प्रिंग सीजन में। तो जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा पहुँचा दी जाती है।